नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपके सामने जो अम्ल पित्त का जो डिसीज़ है, जिसको हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी भी कहते हैं, या फिर इसको कुछ आगे जाके एपीडी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिर गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर भी रहते हैं, या फिर ईसोफेजियल जो रिफ्लेक्स आते हैं, बेल्चिंग आती है, वो भी उसमें आते हैं। तो ये अलग अलग तरह का इसमें जो सिम्टम्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। जो डिसीज़ है, जैसे अल्सर हो गया तो उसके लक्षण अलग, ड्यूडेनल अल्सर के लक्षण अलग, या फिर जस्ट आपको अगर हाइपर एसिडिटी है तो उसके लक्षण अलग। तो अलग अलग जो कारण है उसके जो निदान आते हैं, क्योंकि इसमें फिर वो एंडोस्कोपी करके उसको देखा जाता है कि क्या इसका मेनली रीज़न है, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके भी एक इन्फेक्शन है, वो भी अगर रहा तो भी आपको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर या फिर अम्ल पित्त जैसा आपको महसूस हो सकता है। तो आज हम एकदम बेसिक बात करेंगे अम्ल पित्त के बारे में, क्योंकि ये जो अम्ल पित्त है या एसिडिटी आना है, गले में खट्टी पानी आना है या फिर तीखा पानी आना है, तो ये हर एक को लगभग अपने जीवन में होते ही रहता है। कभी कोई खाना खा लिए, जैसे कि गुरु भोजन खा लिए, या फिर दूध की चीज़ें हैं, मैदा बेसन की चीज़ें हैं, ज़्यादा मसाले वाला है, तीखा है, खट्टी ज़्यादा चीज़ें है, ये अगर खा लिए, हॉटेलिंग ज़्यादा कर लिए, बेकरी की ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिए, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जो इसका रीज़निंग है, ये इसको ट्रिगर करते हैं ये सभी चीज़ें। तो अभी जो खान पान की बातें हैं, तो ये सभी के लिए एकदम से बदल गया है सिचुएशन। ज़्यादा अभी घर की रोटी कम लेते हुए बाहर का ज़्यादा लेना, ये अभी चल रहा है, ये अभी दिनचर्या चली है। फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर है, चाइनीज़ फूड है, ये सभी लेते जा रहे हैं। तो इस कारण से ये जो अम्ल पित्त है ये डेवलप होते जा रहा है। किसी किसी में खट्टी डकार आती है, किसी किसी में तीखा पानी आता है, मुंह में पानी आता है, या फिर किसी में सिर्फ जो ये स्टर्नम बोन है, ये रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन रहता है, या किसी किसी को ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन रहता है या फिर जलन रहती है। तो ये अलग अलग तरह के इसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं। किसी में हेडेक भी रहता है, या फिर ये जो अजीर्ण की कंडीशन इसमें बनती है, क्योंकि ये रस प्रदोषज विकार है। जो अम्ल पित्त जो है वो रस धातु के कारण या आहार रस अच्छा पाचन नहीं होने के कारण में ये आपको निर्माण हो रही है स्थिति। तो इसमें जो अजीर्ण है, इससे हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हमारा ये अजीर्ण क्यों बना हुआ है। आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, विष्टब्धाजीर्ण है, रसशेषाजीर्ण है। तो ये अजीर्ण के प्रकार बताए गए हैं संहिताओं में। मैं जो अभी आपको कहूँगा ये पूरा मेरा आयुर्वेद से ही रिलेटेड मेरा डिस्कशन रहेगा, क्योंकि मेरा उसमें ही पढ़ाई है, तो मैं आपको सिर्फ आयुर्वेद की चीज़ें इसमें बताऊँगा। तो इसमें जो अजीर्ण है, ये आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, ये पहले देखना पड़ेगा किस तरह का अजीर्ण है, क्योंकि ये दोषों के हिसाब से रहता है। ये जो अजीर्ण है, आमाजीर्ण है, तो ये जो है आहार रस अच्छे से पाचन नहीं हो रहा है, तो इसमें फिर जो उसके लक्षणों के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट रहती है। किसी किसी में दीपन पाचन चिकित्सा करनी पड़ती है, किसी किसी में लंघन चिकित्सा करना पड़ती है। तो लंघन के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि चतुष्प्रकार आसन शुद्धि, पिपासा, मारुत, आतपो, पाचनान्य, उपवासच्च, व्यायाम चेति, लंघनम। तो ये 10 प्रकार के लंघन बताए गए हैं। तो चतुष्प्रकार आसन शुद्धि हो गई, जैसे कि मैंने कहा कि निरोबस्ती है, वमन विरेचन है और रक्तमोक्षण है, ये संशुद्धि हो गई। इससे संशुद्धि करनी है, तो ये भी लंघन में आते। पिपासा मीन्स तृष्णा, जिसे कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, तो उसके वो भी एक लंघन का प्रकार है, जिसको रोक के रखना है प्यास को। आतप है, मारुत है, तो गर्म चीज़ें जो रहती है, जैसे कि धूप वाली जो चीज़ें रहती है, गर्माहट वाली, जैसे कि मई महीने में रहती है, ज़्यादा गर्म हवा रहती है, वो हो गया। फिर सनरेज हो गया, आतप और मारुत का भी। तो सूर्य किरण का भी ज़्यादा लेना, ये भी लंघन का है। पाचन है, उपवास तो है, उपवास जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी ने व्रत कर लिया तो उसमें आ गया उपवास का। पाचन नान्य उपवासच्च, व्यायाम भी कर लिया, च इति लंघनम। तो व्यायाम भी ये लंघन में आता है। तो ये दशविध लंघन का प्रयोग है जो आयुर्वेद में बताया गया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको अगर भूख अगर कम लगी है या फिर आपको खाने की इच्छा नहीं है, तो उसमें आप लंघन ही कीजिए, क्योंकि पचन प्रॉपर होना ये इसमें मेनली रहता है कि अपनी जो डाइट ले लिया वो पाचन हो जाए अच्छे से।
उसका हर एक का अलग अलग हिसाब रहता है पचन का भी। अपने जो अग्नि है उसके हिसाब से वो पचन रहता है। क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, उसके हिसाब से भी रहता है। अग्नि की किस तरह है आपके शरीर में, उसका भी हिसाब रहता है। किसी किसी में मंदाग्नि रहती है, किसी में तीक्ष्णाग्नि रहती है, किसी में मध्यम अग्नि रहती है। तो ये अग्नि के हिसाब से आपका आहार रहना चाहिए। आहारस्य मात्रा अग्नि बल अपेक्षणीय। तो अपेक्षा जो करती है आहार की मात्रा, वो अग्नि के हिसाब से करती है। जिस तरह से अपनी अग्नि है उस तरह से आपका आहार रहना चाहिए। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि हर एक दिन में आपने 5 रोटी 4 रोटी खानी है, ऐसा नहीं रहता है। जो भी आपका डाइट है वो आपको अपने हिसाब से लेते रहना है। और जितना लघु अन्न आप लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी लेते हैं, तो वो आपके लिए सही रहेगा। या फिर ज़्यादा जो हेवी चीज़ें वो आपको अवॉइड करनी है अगर आप अम्ल पित्त से ग्रसित है तो। या आपको अगर लगता भी है कि आपको भविष्य में भी इसका अम्ल पित्त का ना आए, आपके नज़दीक ना आए अम्ल पित्त, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लघु अन्न जो है, आहार जो है वो लेना है। मूंग की दाल लेनी है आपको, हरी सब्जियां रखनी है, और जो खड़ी शक्कर है, सौंफ है, अंजीर है, मनुका है, इसका आपको प्रयोग लेना है। जो पाचन भी है, दीपन भी है और लघु भी है, ऐसा आपको अन्न रखना है। और खाने का जो टाइमिंग रहता है वो आपको सही रखना है। जो भी आपने टाइम फिक्स कर लिया है, अगर सवेरे आप 11 बजे ले रहे तो 11 बजे आप हर रोज लेते रहे, और बाद में अगर शाम को अगर 8 बजे ले रहे तो 8 बजे लेते रहे। तो आहार भी आपको टाइम पे लेना है। उसका ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए आहार में, क्योंकि सिक्रेशन जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो एक ही बार आपको रहता है। जो टाइमिंग उसका फिक्स हो जाता है तभी वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो पाता है। अगर आप उसमें अगर आगे पीछे कर लेते हैं तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन का टाइम निकल जाता है, फिर वो पाचन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपका टाइमिंग जो अच्छा रखिए। और खाने के वक्त जो है आपको खाने में ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि टीवी रिमोट ले लिए और टीवी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आयुर्वेद में उसके भी कुछ नियम है। जैसे कि बोला है कि तन मना भुंजित, मन और तन को साथ में रखते हुए आहार लेना चाहिए। और अहसनम अजल्पनम, किसी से बात ना करते हुए, हंसते ना हुए उसको लेना है। तो ये अलग अलग जो उसके नियम है वो नियम बताए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये नियम का भी आपको फॉलो करना है। जैसे कि गुरु अन्न है, या फिर अन्न की मात्रा, पानी की मात्रा, दोषों की मात्रा, ये भी रखनी है। त्रिविध कुक्षीय अध्याय इसमें एक है आयुर्वेद में। तो 3 कुक्षी है, तो 1/3 कुक्षी जो है वो छोड़ देनी है, वो खाली रखनी है उसको। तो उसमें आपको अन्न नहीं रखना है। तो एक भाग में आपको अन्न लेना है, दूसरे भाग में आपको जल लेना है, तो तीसरा भाग आपको खाली रखना है। तो कभी भी पेट ज़्यादा भर के खाना भोजन नहीं लेना है। इसलिए त्रिविध कुक्षीय जो है, तो कुक्षी के मीन्स स्टमक के आपने 3 भाग में डिवाइड कर दिए, और उस 3 भाग को आपको अलग अलग तरह से उसको भरना है दिन में। तो एक भाग में आपने तो सॉलिड ले लिया, एक भाग में लिक्विड ले लिया, और एक भाग आपने खाली छोड़ दिया। तो इस तरह से ये त्रिविध कुक्षी का मीनिंग हो जाता है। ये नियम जो है ये बहुत पुराने हैं, लगभग 5000 साल से लगभग ये चले आ रहे नियम है। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस कारण से अभी जो है ये अम्लपित्त जो है घर घर में बना है अभी अम्लपित्त का। तो किसी किसी को अलग अलग तरीक़ा से आता है, किसी को वोमिटिंग भी रहती है इसमें, सवेरे वोमिटिंग हो जाती है किसी को, या किसी को खाने के बाद में वोमिटिंग होती है। तो ये रिफ्लक्स है अपने जो, जिसको स्टमक में ज़्यादा अगर तकलीफ है तो वो फेंक देता है, पूरा अपना स्टमक जो है बाहर फेंक देता है, वोमिट हो जाता है। तो ये भी डिसीज़ में पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है वोमिटिंग होना। किसी किसी में हाथ, और जैसे हाथ में हो गया या फिर शरीर में कहीं पर भी ऐसे बारीक बारीक जो है खुजली जैसा चलना, तो ये भी शीत पित्त जैसा आना, तो ये भी पाए जाते हैं अम्ल पित्त में। तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो आपकी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ऋतु के हिसाब से खान पान करना, दिन के हिसाब से खान पान करना, आपका जो एक्सरसाइज है उसका हिसाब आपको रखना है। ये सभी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। आपने अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम आपका रेगुलर रहना चाहिए, एक्सरसाइज रहनी चाहिए, और डाइट को आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। नॉनवेज का ज़्यादा उपयोग ना करना भी मैं यहाँ पे सलाह दूंगा। जिनको अम्लपित्त की जो डिसीज से ग्रसित है, जिनको बहुत सालों से अम्लपित्त चलते आ रहा है, बना हुआ है, उनको नॉनवेज का मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा डाइट है और प्रोटीन इजीली पचता नहीं है, उसको बहुत समय लगता है पचने के लिए। और अम्लपित्त में पहले ही आपको अग्नि जो है वो मंद है, इस कारण मैं आपको जो ये डाइट है, नॉनवेज का डाइट है, ये मैं इसको अवॉइड ही बताऊँगा आपको। और तीखा मसाले वाला भी अवॉइड रखना है। तो जितना आप डाइट के ऊपर ध्यान दोगे और विहार के ऊपर ध्यान दोगे, उतना आपको ये अम्लपित्त आपके दूर रहेगा।
मेडिसिन तो इसमें बहुत सारी है। अभी तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि काउंटर सेल जिसे कहते हैं कि जाने के बाद में मेडिकल में चले गए, वहाँ से गोली ले ली एक आधी और उसको खा लिए, फिर रोज़ाना ऐसे ही आपका ये जो चक्र जो है वो चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। तो ये अगर छुटकारा अगर पाना है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए अम्ल पित्त को। ये कोई डिसीज़ जो है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला डिसीज़ नहीं है, लेकिन हम ये जो पालन नहीं करते उसके कारण से हमारे शरीर में बना हुआ डिसीज़ है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से पहले दिनचर्या का, ऋतुचर्या का पालन करके इस डिसीज़ को मैनेज करिए। इसमें अभी जो मैं आपको बताऊंगा तो चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं जो निदानम परिवर्जनम, कभी भी जो जिस हेतु से ये बना हुआ है उसका परिवर्जन करना है, तो ये अब छोड़ देना है आपको। जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है वो चीज़ें, और फिर उसमें जो अग्नि जो है, अग्नि प्रदीप्त करने के लिए अलग अलग तरह के फिर शमन शोधन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में मैं वोमन और वेरिएशन आपको प्रीफर करूँगा। तो फर्स्ट आपको मालिश से एक बस्ती करनी है पहले दिन जाके, उसके बाद में 5 से 6 दिन तक आपने, लगभग 5 दिन तक आपने घृतपान करना है। उसके फिर छठे दिन में और फिर आपको मालिश और सेक करना है, एक दिन गैप करके फिर वमन करवाना है। वमन करने के बाद में फिर संश्लेषण क्रम आएगा, उसमें पेया विलेपी अकृत कृतिश ये रहता है, मांस रस रहता है, रस रहता है। अब ये मांस रस मीन्स मांस खाना नहीं है, उसका सिर्फ जल पीना ऐसा रहता है वो मांस रस का। और फिर आपको थोड़ा सा 7 दिन तक रेस्ट करना है, और फिर उसके बाद में फिर से घृतपान करना है और फिर विरेचन करवाना है। तो ये सीक्वेंस आपका रहता है इसमें। तो इससे आपका पित्त जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा, आपको पित्त नहीं रहेगा, आपके शरीर में उष्णता नहीं रहेगी। तो ये वमन और विरेचन करवाना है। अगर आपको इसमें अगर ज़्यादा अगर जाते हैं तो कोई लोग इसमें शिरोधारा भी करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क को शांत करता है, जिसको कहते हैं कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तो भी पित्त को बढ़ा देती है। तो इसमें भी वेगोटॉमी करके एक ऑपरेटिव रहता है, वो भी करते हैं कोई लोग, तो जो स्टमक को प्रोवाइड करती है वेगस नर्व, तो वो स्टिमुलेट होने के बाद में भी पित्त जो है बढ़ जाता है। तो ये भी एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है उसकी। तो हम मेडिसिन केस में जाएंगे, तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ दवाई रखी है, मैं आपको एकदम फटाफट ये दवा बताऊंगा। ये आपको खुद को नहीं लेना है, खुद को मीन्स डायरेक्टली नहीं सेवन करनी है, आप किसी फिजिशियन के पास जाके, जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाके आपको लेनी है। जस्ट आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। तो ये सुवर्णमाक्षिक है, सुवर्णमाक्षिक भस्म, कपर्द भस्म रहता है। ये अगर दर्द रहता है तब इसको देते हैं, अगर पेट में एब्डोमेन अगर पेन रहता है गैस्ट्रिक इसके कारण में, ट्रबल के कारण में, तो उसको देते हैं कपर्दिक भस्म को। ये शंख भस्म है, ये पाचन का में इसको यूज़ लाते हैं पाचन करने के लिए। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, तो ये ताम्र भस्म भी यूज़ करते हैं, ताम्र भस्म को यूज़ करते हैं। तो ये सब मिला के देते हैं, ये सिंगल दवाई नहीं लेते कोई भी। इसको जो पुड़िया बनाते या दवा बनाते उसमें यूज़ करते हैं। नागर मोता है, ये दीपन पाचन कार्य करता है, अगर आपको अगर पचन में डिस्टर्ब है तो। पुनर्नवा जो है इसको भी ऐड करते हैं कोई लोग। तो इसको जो लीवर जो है, लीवर का अगर कमजोरी के कारण अगर अम्लपित्त बना हुआ, क्योंकि लीवर जो है वो अग्नि का स्थान है, शतावरी जो है तिक्तरसात्मक है, इसको भी यूज़ करते हैं, ये भी अच्छा कार्य करती है। जटामाशी है, ये भी उसी तरह से, जिनका अगर स्ट्रेस ज़्यादा फैक्टर है, जिनको नींद नहीं आ रही प्रॉपर, या फिर जिनको ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, उसके लिए भी वो शतावरी या जो जटामाशी उसको हम डालते हैं। कुछ ज्येष्ठमध भी इसको करते हैं, ज्येष्ठमध को भी डालते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ जो है ज़्यादा इरिटेटिंग वाला है, अम्लपित्त अविपत्ति का चूर्ण, इसको भी यूज़ करते हैं अविपत्ति का चूर्ण को। यह है गैरिक का भस्म है, ये इसको भी लाते हैं यूज़ में। ये भूयामल की है, भूयामल की। और एक लास्ट का मैं बताऊँगा, माँ का है। तो इस तरह से कई ड्रग है, कई दवाई है, इसके कोई लिमिट नहीं है कौन सी दवाई का यूज़ करनी है। तो ये तो जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है वो डिसाइड करेंगे, आपको देख के, आपकी प्रकृति देख के, आपके अग्नि का बल देख के, आपके किस तरह से आप वर्क करते हैं उसको देख के। तो ये सभी जो चीज़ है ये आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास आप जाके इसका इलाज करिए। और ये आपको फिक्स करना है कि मुझे इस बीमारी से अभी दूर जाना है, इसको मुझे अभी नज़दीक नहीं रखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, ये जो अम्लपित्त का जो डिसीज़ है। क्योंकि आपको नहीं तो जन्म भर के लिए आपको इसकी दवाई लेते रहनी पड़ेगी। आप जा रहे हैं मेडिकल के स्टोर में और दवाई ले रहे, खा रहे,
कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई। मैं किसी दवाई का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आर्थिक कंडीशन के हिसाब से दवाई लेते जा रहे हैं और खुद ही उसको क्या कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन उस तरह से हो रहा है अम्ल पित्त की इसमें, हाइपर एसिडिटी की इसमें। तो ये सेल्फ मेडिकेशन ना करते हुए आप प्रॉपर उसको डिसीज़ को समझिए। उसको आपको एंडोस्कोपी भी पड़नी पड़ेगी, या फिर आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, वो भी रहेगा आपको। तो प्रॉपर डायग्नोसिस ये महत्व का है इसमें, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर के कारण हो रहा है या डिओडेनल अल्सर के कारण हो रहा है या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, या आपके खान पान के डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, प्रॉपर आपकी अग्नि नहीं है उस कारण हो रहा है, आपका कोष्ठ किस तरह का है, क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, ये और अजीर्ण का कौन सी अवस्था है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टदाजीर्ण है। तो ये आप जो है ये फिजिशियन को आप तय करने दीजिए क्या आपकी डिसीज़ है, किस तरह की है, और आप इसको दवाई लीजिए। दवाई में आपको पथ्य करना है, प्रॉपर पथ्य करना है, क्योंकि पथ्य के ऊपर बहुत सारा निर्भर है। मैंने पहले भी मेरे जो अलग अलग तरह के वीडियोस थे, संधिवात, आमवात का है और कई वो मेरे वीडियो अपलोड किए हैं पहले भी। तो इसमें भी मैंने पथ्य के बारे में बताया कि पथ्य जो है ये मेन कार्य करता है। ये आधी बीमारी तभी ख़त्म हो जाती है अगर आप पथ्य प्रॉपर करते हैं। अगर आपका पथ्य डिस्टर्ब है तो दवाई काम नहीं करेगी। आपको जो भी पथ्य आपके फिजिशियन बताएंगे आप उनसे पथ्य का अच्छे से पालन करें और फिर उसको पालन करते हुए आप ट्रीटमेंट लें। इसमें शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा दोनों भी रहेगी, उसको चलाइए आप, और आपको ये डिसीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर ये प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर आपको ये कई साल से आप इसको दवाई को लेते रहेंगे मेडिकल में जाके और फिर खाते रहेंगे। वो अभी हिसाब आपको सोचना पड़ेगा कि ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ में, कि मैं खुद ही मेडिकल में जाता हूँ और खुद ही दवाई को परचेस करके खा रहा हूँ। तो ये बीमारी हम कम नहीं कर रहे, सिर्फ बीमारी को हम उस दिन के लिए, उस समय के लिए रोक रहे हैं। पित्त का जो बढ़ना है वो रोक रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सलाह रहेगी कि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिए और अच्छे फिजिशियन के पास में आपको जाके आपको उसका ट्रीटमेंट करिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बीमारी जो है हर तरफ है। ये कोई एक घर की बीमारी नहीं है, ये घर घर में बीमारी है अम्ल पित्त की। तो आपके जो नज़दीक के जो दोस्त लोग हैं उनसे भी आप ये वीडियो शेयर करना है, उनको बताना है, दिखाना है, और उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी आपके साथ साथ में। और कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछिए, इसको कमेंट्स में लिखिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।